अमीर खुसरो की हिंदी कविता। अमीर खुसरो फारसी के बहुत बड़े कवि तथा विद्वान थे। फारसी के अतिरिक्त उन्हें हिंदी भाषा से भी गहरा लगाव था। इसी वजह से हिंदी भाषा को फारसी भाषा से ही नहीं, वे अपनी फारसी रचना गुरुतुल कमाल की भूमिका में लिखते हैं। चुगन तूतीय हिंदम अजरासत पुरुषी जगन हिंदवी पुरुषता नग्न गोयम। अर्थात सही पूछो तो मैं हिंदी का तोता हूँ। यदि तुम मुझसे मीठी बातें करना चाहते हो तो हिंदवी में बातें करो। विदेशों में अमीर खुसरो की लोकप्रियता उनके फारसी साहित्य के कारण प्रचलित है, मगर हिंदुस्तान में मुख्यतः जनमानस में अपने हिंदी साहित्य की वजह से प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो के नाम से हिंदी साहित्य में अनेक पहेलियाँ, कहमुकरियाँ, दोहे, गीत और कव्वाली आदि प्रचलित हैं। खुसरो ने ऐसे काल में हिंदी रचनाएं की जिस समय सर्वत्र फारसी की धाक थी। खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि हैं। इस काल की रचना अधिकांशतः धर्म तथा राजनीतिक मुद्दों पर आधारित थी, लेकिन अमीर खुसरो इन प्रवृत्तियों को किनारे कर मनोरंजन प्रधान कविताएं लिखी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार चारण कालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों के डिंगल कविता उद्धृत स्वर में गूंज रही थी और उनकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण कविता हिंदी साहित्य के इतिहास की महान निधि है। अमीर खुसरो की कुछ हिंदी रचनाओं को कुछ विद्वान गंभीर साहित्यिक रचनाएं नहीं मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुसरो की रचनाओं को फुटकल खाते हुए डालते हैं। उनका मानना है कि खुसरो की रचनाओं में जन साधारण की बोलचाल भाषा का ज्ञान मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है, वीर गाथा काल के समाप्त होते होते में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। अमीर खुसरो का काव्य सरल एवं स्वाभाविक है। उसमें पांडित्य, प्रदर्शन एवं कृत्रिमता का अभाव है। उनकी खड़ी बोली तथा भाषा का मिश्रण है। प्रोफेसर एस शाहजहां ने खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए लिखा है। खड़ी बोली हिंदी की मधुमयी काव्यधारा का श्री गणेश हिंदी के आदि कवि अमीर खुसरो के हाथों हुआ। निसंदेह अमीर खुसरो ही खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। खुसरो साहब ने एक ऐसे समय पर हिंदी नामक नाबालिग लड़की को सहारा दिया जब सब कहीं फारसी, ब्रजभाषा और अवधी का राग विलास हो रहा था। अमीर खुसरो की हिंदी भाषा में कितनी काव्य रचनाएं निश्चित तौर पर नहीं मालूम, क्योंकि अमीर खुसरो का हिंदी काव्य लोक में प्रचलित मौखिक परंपरा से प्राप्त होता है। अमीर खुसरो के हिंदी काव्य की कोई प्राचीन पांडुलिपि भी नहीं मिलती। इसलिए डॉक्टर ज्ञानचंद जैन का कहना है, चूँकि खुसरो ने हिंदी कलाम को मदून नहीं किया, इसलिए वो सदियों तक सीना बसीना चला आया। इसका कोई कदीम नुस्खा नहीं मिलता। इसलिए एक तरफ से तो इसकी जुबान मुसलसल इस्लाह तहरीक के सबब मौजूद दौर के मुताबिक हो गई, दूसरी तरफ इसमें कसरत से इल्हाक हो गया। साथ ही उनका बहुत सा हिंदी कलाम तलफ भी हो गया। मौजूदा रिवायत में उनका जो कलाम मिलता है उसका लिसानी रंग रूप ऐसा है जो महकीन के नज़दीक मातबर है। अमीर खुसरो हिंदी काव्य का उल्लेख सर्वप्रथम स्प्रिंगर ने किया। सैयद शमसुल्लाह कादरी को स्प्रिंगर के 1853 में प्रकाशित लेख से सूचना मिली थी कि अवध के बादशाहों के पुस्तकालय में जो मोती महल तथा तोपखाना में थे, उनमें अमीर खुसरो की 200 पहेलियाँ तथा इसके अतिरिक्त एक संग्रह में फारसी मिश्रित गज़ल तथा मुकरियाँ आदि मौजूद हैं। खुसरो की हिंदी रचनाओं को मौलाना अमीन अब्बासी चिरमा-कोठी ने जवाहर खुश्की नाम से 1918 में अलीगढ़ से संपादन किया। हिंदी के ब्रजरत्न दास ने संवत 2030 में काशी नागरी पिचानी सभा से संपादित किया। इन संग्रहों में पहेलियाँ, कहमुकरियाँ, दोहे, निस्बतें, दो सुकने, ढकोसले आदि संकलित हैं। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं में खालिक बारिक, दोहे, पहेलियाँ, कहमुकरियाँ, ढकोसले, गीत, कव्वाली, दो सुकने, निस्बतें,
गजलें फारसी हिंदी मिश्रित छंद तथा फुटकल छंद आज प्राप्त होते हैं। अमीर खुसरो ने फारसी तथा हिंदी भाषा में मिश्रित कविताओं की भी रचना की। इस प्रकार की उनकी कुछ कविताएं प्राप्त हैं जिनमें पहला वाक्य फारसी है तथा दूसरा वाक्य हिंदी भाषा का है। खुसरो ने अपने फारसी साहित्य में भी कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है। वह अपनी मसनवी तुगलकनामा में लिखा है, चूप बकुश दंद तीरे बेखतारा, बाजारी गुफ्त है तीर मारा। इस प्रकार के अनेक उदाहरणों को खुसरो के फारसी रचनाओं में देखा जा सकता है। जनमानस में खुसरो के हिंदी साहित्य में सर्वाधिक पहेलियाँ प्रसिद्ध हैं। पहेली में गोपनीयता, सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता की प्रवृत्ति लक्षित होती है। पहेली वास्तव में प्रस्ताव के रूप में होने वाली एक प्रकार का प्रश्नात्मक उक्ति या कथन है, जिसमें किसी चीज़ या बात के लक्षण बतलाते हुए अथवा घुमाव फिराव से किसी प्रसिद्ध बात या वस्तु का स्वरूप मात्र बतलाते हुए यह कहा जाता है कि वह कौन सी वस्तु या बात है। पहेलियों में अर्थात में किसी वस्तु का वर्णन होता है तथा यह ऐसा वर्णन होता है जिसमें अपराकृत के द्वारा प्राकृत का संकेत होता है। पहेली में वस्तु को सुलझाने वाले उपमानों में से निर्मित शब्द चित्रावली होती है, जिसमें चित्र प्रस्तुत करके पूछा जाता है कि यह किसका चित्र है। खुसरो ने दो प्रकार की पहेलियाँ लिखी है, बूझ पहेली, बिन बूझ पहेली। बूझ पहेली में उत्तर पहेली के अंदर ही रहता है। यह उत्तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पहेली के अंदर ही बूझ लिया जाता है। खुसरो बूझ पहेली नाखून में लिखते हैं, बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। बिन बूझ पहेली में उत्तर पहेली में नहीं होता। बिन बूझ पहेलियों में अमीर खुसरो ने बहुत सुंदर भाव प्रवाह किया है। इस तरह की पहेलियों में पाठक अथवा सुनने वाले को स्वयं ही अनुमान से उत्तर देना पड़ता है। खुसरो की एक ऐसी ही एक पहेली का उदाहरण प्रस्तुत है। झिलमिल का कुआं रतन की क्यारी, बताओ तो बताओ नहीं देंगी गारी। अमीर खुसरो के हिंदी साहित्य में कई मुकरियाँ लिखने का सर्वप्रथम स्थान है। ये भी एक तरफ की पहेली ही होती है जिसमें सखी से एक तरह की पहेली ही होती है जिसमें सखी सहेलियाँ आपस में मिलकर हास परिहास करते हुए एक दूसरे से पूछती हैं। ये लोक जीवन में अर्थ साजन होता है, लेकिन जैसे ही सखी उसका उत्तर साजन बताती, दूसरी सखी मुकर जाती है और अंत में भिन्न अभिप्राय व्यक्त करती है। कविता प्रायः 4 चरणों की होती है। इसके पहले 3 चरण प्रायः ऐसे होते हैं जिनका आशय 2 स्थान घट सकता है। इनसे प्रत्यक्ष रूप से जिस पदार्थ का नाम लेकर उसे इनकार कर दिया जाता है। इस प्रकार मानो कहीं हुई बात से मुकरते हुए कुछ और ही अभिप्राय प्रकट किया जाता है। अमीर खुसरो ने इस तरह की बहुत सी मुकरियाँ कहीं। इसके अंत में प्रायः सखी है सखियाँ भी कहती हैं। आम के बारे में कही हुई खुसरो की एक मुकरी प्रस्तुत है। बरस बरस वह देश में आवे, मह मह लगा रस प्यावे, वह खातिर में खर्चे दाम, ऐसा के साजन न सकियाँ। खुसरो द्वारा लिखी गई निस्बतें भी मिलती हैं। निस्बत का अर्थ संबंध, लगाव या ताल्लुक इत्यादि है। निस्बत में 2 वस्तुओं में परस्पर समानता ढूंढनी होती है। इसका मुख्य आधार होता है एक शब्द के अनेक अर्थ। अमीर खुसरो ने निस्बतें में जो लिखा है वो भी एक प्रकार की पहेली है जिसमें वस्तुओं में समानता खोजनी पड़ती है तथा वही उत्तर होता है। खुसरो द्वारा लिखी गई कुछ निस्बतें दृष्टव्य हैं। घोड़े और हरफों में क्या निस्बत है? नुक्ता। गहने और दरख्त में क्या निस्बत है? पत्ता। 2 सुखना को 2 सखुना भी कहा जाता है। खुसरो ने 2 प्रकार के 2 सुखने लिखे। हिंदी में दूसरे, जिसमें एक पंक्ति फारसी तथा दूसरी पंक्ति हिंदी में। 2 सुखने में 2 या 3 प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है। सुखन शब्द फारसी का है, उसका अर्थ है कथन या उक्ति। खुसरो के 2 सुखन ऐसे हैं जिनमें 2 कथनों या उक्तियों का एक ही उत्तर होता है। इसका भी आधार शब्दों के 2 अर्थ हैं। 2 सुखना हिंदी का एक उदाहरण द्रष्टव्य। राजा प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों? इसका उत्तर लौटा न था। 2 सुखना फारसी का एक उदाहरण प्रस्तुत है। मासूक राचेमी बायत कर्द, हिंदुओं का रख कौन है? इसका उत्तर है राम। अनमेल का अर्थ है बेमेल, बेजोड़, बेतुका, बेसिर पैर का। ढकोसले का अर्थ धोखा देने का एक ढंग या ऐसा आयोजन जिसमें लोगों को धोखा हो। ऐसी कविता जो बेमेल, बेजोड़, बेतुकी या बिना सिर पैर की हो वो ढकोसले या अनमेलियाँ हैं। इस प्रकार की कविता का कोई
अर्थ नहीं होता। ये मात्र मनोरंजन की कविता है। खुसरो ने कुछ इस प्रकार की कविताएं भी लिखी हैं जिन्हें ढकोसले या अनमेलियाँ जिनको ढकोसले या अनमेलियाँ कहा जाता है। खुसरो का एक ढकोसले का उदाहरण जब भैंस चढ़ा बबूर पर, लप मलूर खाए, पूँछ उठा के देखा तो पूर्णमासी के 3 दिन। अमीर खुसरो ने अनेक गीतों की रचना की। उनके अधिकतर गीत सूफी भावना से ओतप्रोत हैं। इसके अतिरिक्त उनके लोकगीत भी मिलते हैं जिनको आज भी जन साधारण द्वारा विशेष अवसरों पर गाया जाता है। खुसरो का सावन का गीत बहुत प्रसिद्ध है, जिसे सावन में झूला झूलते हुए स्त्रियाँ गाती हैं, जो द्रष्टव्य। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी कि सावन आया, बेटी तेरा बाबा तो बुढ़ा जी कि सावन आया। अम्मा मेरे भाई को भेजो जी कि सावन आया, बेटी तेरा भाई तो बाला री कि सावन आया, बेटी तेरा मामू तो बाकारी कि सावन आया। खुसरो के नाम से हिंदी में अनेक कव्वालियाँ प्रसिद्ध एवं प्रचलित हैं। उनके काल में ये केवल सूफियों की ही गोष्ठियों में गाई जाती थी। जब कव्वाल इन्हें गाते थे तो सूफियों को इन्हें सुनकर हाल आता था। यह सामूहिक गान है। कव्वाल की व्युत्पत्ति कौल फारसी से मानी जाती है। इसका अर्थ है कहना अथवा प्रशंसा करना। कुछ लोगों की दृष्टि में इसका मूल अरबी अर्थ की नकल धातु है। इसका अर्थ है बयान करना, किंतु वास्तव में इसका मूल स्रोत फारसी ही है, क्योंकि कव्वाल की पद्धति ईरान में ही आविष्कृत हुई। यह राग या रागनिया नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार की धुन है और कई प्रकार के काव्य विधान इस धुन में गाए जाते हैं। सूफियों के माध्यम से इसे लोकप्रियता मिली है, क्योंकि उपासना सभाओं में वो भावोन्माद के कारण गा से उठते थे और सारा उपासक समाज उनका अनुकरण करता था। इन रचनाओं के अतिरिक्त खुसरो के कुछ फुटकल छंद भी मिलते हैं, जिनमें खुसरो कविता के माध्यम से कुछ उपचार के नुस्खे बताते हैं। इन उपचार में मंजन तथा सुरमा आदि प्राप्त है। मंजन के नुस्खे में खुसरो ने लिखा है, त्रिफला तिकरा तीनों बोन पतंग, दांत बजर हो जाते हैं माजो फल के संग। खालिक बारीक अमीर खुसरो द्वारा रचित अरबी फारसी और हिंदी का पद्य पर्यायवाची शब्दकोश है। खालिक बारीक की रचना खुसरो ने उस काल की ऐतिहासिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए की थी। उस समय राजभाषा फारसी थी तथा आम जनता को इस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था। भारत में आने वाले शरणार्थियों को यहाँ की आम बोलचाल की भाषा का भी ज्ञान होना आवश्यक था। इन दोनों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए खुसरो ने अरबी फारसी तथा हिंदी के छंदबद्ध पर्यायवाची शब्दकोश की रचना की, जो मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जाने लगी। इस प्रकार 1061 हिजरी में भी खालिक बारीक अमीर खुसरो के नाम से ही प्रचलित थी। इसलिए तजल्ली अमीर खुसरो तथा उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के आत्मा से सहायता मांगते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि अमीर खुसरो की रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अतिरिक्त ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देशों में खुसरो की रचनाओं को बड़े उत्साह से पढ़ा जाता है। उन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है।